हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 की हिस्ट्री का, जिसका नाम है जी नेशनलिज्म इन इंडिया। और हम करने वाले हैं इसका पार्ट थर्ड, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो जाकर देखना। क्योंकि चैप्टर हम स्टोरी के वे में कर रहे हैं, कहानी के वे में। हिस्ट्री को लर्न करने का सबसे बढ़िया तरीका है जिसको स्टोरी वे में लर्न करो, ठीक है। चलो जी। और मैंने एक बात नोटिस करी है, जब मैं लाइव लेता हूँ ना तो थोड़ा सा अननेसेसरी पार्ट हमारा बड़ा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उनके क्वेश्चन का आंसर करूँ, ठीक है। बट मेरे को लगता है कि पहले हम एक बार चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं एक लाइव सेशन लूंगा जिसमें सारे के सारे जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, डाउट होंगे, और मेरे को भी अगर कुछ पूछना होगा तो मैं उसी वीडियो में पूछूंगा, लाइव सेशन में पूछूंगा, ठीक है, ताकि मेरे को भी पता चल जाए ना आपको कितना आता है कितना नहीं आता। तो इसलिए मैंने सोचा है कि जो चैप्टर खत्म होने के बाद लाइव सेशन होगा उसमें सारे के सारे आपके क्वेश्चन वगैरह मैं लूंगा। ओके। तो चलो जी, हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, हमारा टेलीग्राम चैनल है। आई होप आपने ज्वाइन कर लिया हो। टेलीग्राम बेसिकली एक ऐप है, डाउनलोड करना, मेन पॉइंट स्टडी 1010 लिखना, तो आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे। उसे ज्वाइन कर लेना। जो भी अपडेट होता है या कभी कभार नोट्स वगैरह क्वेश्चन वगैरह पूछने होते हैं तो वो भी सारे के सारे मैं वहीं पर पूछता हूँ। बहुत सारे बच्चे नोट्स को लेकर प्रॉब्लम में रहते हैं, सर नोट्स दे दो, जीपी लिंक खुल नहीं रहा। सीधा सिंपल जाओ, आपके लिए मैंने एक सीधा सिंपल सॉल्यूशन ढूंढ दिया है। इसका गूगल पे जाके लिखो मेन पॉइंट स्टडी, एंटर मारोगे, सामने आपके वेबसाइट आ जाएगी www.mainpointstudy.in। वहां पर सारे के सारे नोट्स दे रखे हैं। ओके। कुछ नोट्स ऐसे हैं जो अभी अपलोड करना बाकी है, बट वो भी मैं जल्दी कर दूंगा। तो आप सीधा वेबसाइट पे जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, डायरेक्ट पीडीएफ है, ठीक है। एमसीक्यू वगैरह भी है, बट टर्म टू है, एमसीक्यू की तो जरूरत है नहीं, बट फिर भी वो सारे के सारे मैंने अपलोड कर रखे हैं आपके लिए, ताकि आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत ना आए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, बट हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, देखो जो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है उसके लिए मैंने अलग अलग पेटीएम ऑप्शन दे रखे हैं हमारी मेन पॉइंट स्टडी की साइट पर। बट अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप वेबसाइट पे जाओगे नोट्स डाउनलोड करने, तो वहां पर अगर कोई ऐड होगी तो आप उसे क्लिक करके 10 सेकंड रुक जाना, वो भी एक इनडायरेक्ट सपोर्ट ही होगा। आपको भी कुछ पे नहीं करना पड़ेगा और मेरा इनडायरेक्टली सपोर्ट हो जाएगा। तो इतनी टेंशन मत लो। आपको लगता है कि सर हम सपोर्ट नहीं कर सकते, बहुत दुख होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है यार। आप पढ़ो, सबसे बड़ा सपोर्ट है क्या, फुल नंबर लाओ, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है। भरत कुमार खोरवाल नाम से मेरा ब्लॉगिंग चैनल है ये, और मेन पॉइंट टेक हो गया, मेन पॉइंट गेमिंग, यूनिक वर्ल्ड, ठीक है। इन सब चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इनको सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। अब आ जाते हैं जो टॉपिक पे, टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। गांधी जी ने देखो चंपारण सत्याग्रह किया, गांधी जी ने हमारा अहमदाबाद सत्याग्रह किया, गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया। क्यों किया, कोई रीजन था, है ना। फिर गांधी जी ने रोलर टैक्स सत्याग्रह किया, क्यों, क्योंकि रीजन था, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो रोलर टैक्स लेकर आई थी, है ना। फिर कॉल्ड ऑफ कर लिया था वो जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद, जो थोड़ा हमारी तरफ से वायलेंस हुआ था, इसकी वजह से गांधी जी ने रोलर टैक्स सत्याग्रह वापस ले लिया। उसके बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट किया। क्यों किया, पहला तो वो स्वराज चाहते थे और दूसरा वो मुस्लिम इशू चल रहा था, है ना, कि खिलाफत इशू चल रहा था। तो दोनों को, मुस्लिम और हिंदू को यूनाइट करने के लिए गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट चलाया। ओके। उसके बाद वो भी कॉल्ड ऑफ कर लिया था, है ना। हमने देखा था वो चौरी चौरा के अंदर वो वायलेंस हो गया था, तो इसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट भी वापस ले लिया। बट इस चीज से ना हमें ये समझ आता है, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको इसलिए बताई, देखो एक चीज तो हमें समझ आ गई कि गांधी जी ना बिना बात के कोई मूवमेंट नहीं करते, कोई ना कोई वजह होती है जिसकी वजह से गांधी जी मूवमेंट करते हैं। तो जो हमारे टॉपिक का नाम है टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से गांधी जी ने इस टाइप का मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था। मैं मतलब भी बताऊंगा सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है, बट आई होप आपको पता चल गया हो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी शुरू हुआ था उस टाइम, और गांधी जी ने वो स्टार्ट किया था। अब कोई ना कोई तो वजह रही होगी ना, तो उस वजह को समझने से, उस वजह को समझने के लिए हम सबसे पहले उस टाइम सिनेरियो समझ लेते हैं कि उस समय क्या क्या हो रहा था, तभी हमें पता चलेगा। वैसे तो मैंने देखो क्वेश्चन आंसर की वे में पूरा अच्छे से बता रखा है ये, ठीक है, कि क्यों सीडीएम वगैरह क्यों स्टार्ट हुआ, बट पहले आप सुन लोगे ना स्टोरी, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा। एग्जाम में जो आपका आंसर है अगर आप थोड़ा बहुत भूल जाओ तो बहुत अच्छे से बनाकर लिख सकते हो आप, ठीक है। चलो जी, अब करते हैं शुरू। तो मैं आपको बता दूं, एनसीएम याद होगा, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो गांधी जी ने किया था, तो गांधी जी ने ना कांग्रेस को मनवा लिया था। क्या आप है ना, ये जो प्रोविंशियल इलेक्शन हो रहे हैं ना, इनको बॉयकॉट कर दो, मत लड़ो इलेक्शन, क्योंकि हम एनसीएम कर रहे हैं, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट कर रहे हैं। कांग्रेस ने बोला ठीक है जी, हम बॉयकॉट कर देंगे। बट जैसे ही गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट है वो कॉल्ड ऑफ कर लिया ना, तो कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिन्होंने बोला यार कि ये है ना, मास स्ट्रगल हमसे नहीं होता, या आंदोलन वगैरह हमसे नहीं होता, हम क्या करेंगे, परेशान हम भी है। कांग्रेस के उन लोगों ने बोला कि परेशान हम भी है ब्रिटिश से, बट अगर हमें कोई चीज को सॉल्व करना है ना, रिफॉर्म लाना है इंडिया के अंदर, तो इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, उनकी काउंसिल में बैठना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि जी आपकी ये दिक्कतें हैं, इंडिया में रिफॉर्म लाओ, आर्ग्यू करो उनसे, और तब जाके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी।
बट कुछ ऐसे भी लीडर थे जो बोलते थे नहीं जी, कितना भी इनके सामने, ये इनका कहना था, बहुत सारे ऐसे भी लीडर थे जिनका कहना था ये जो ब्रिटिश है ना, ये लातों के भूत है, ये बातों से नहीं मानेंगे। आप इनके सामने कितना भी इलेक्शन लड़ लो, कितने भी जीत जाओ और आप काउंसिल में बैठ जाओ, फिर भी आप बात आपकी नहीं सुनेंगे। अब मैं बताऊंगा वो कौन कौन से लीडर हैं, बट चलो शुरू करते हैं। तो विद इन दी कांग्रेस बहुत सारे ऐसे लीडर थे जो मास स्ट्रगल से थक चुके थे, ओके, और इन्होंने सोचा कि दोबारा से प्रोविंशियल इलेक्शन में या काउंसिल में हमें इलेक्शन दोबारा लड़ना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था ना, उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई थी, उन्होंने बोला कि अब इंडियन भी इलेक्शन वगैरह लड़ सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। तो उन्होंने बोला कि हम ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया ना, उसके अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश बोल रही है कि आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो हम करेंगे। बहुत सारे कांग्रेस के लीडर ने ऐसा कहा। उनको मानना था, जैसे मैंने बता ही दिया, कि ब्रिटिश की पॉलिसी को अगर अपोज करना है तो विद इन दी काउंसिल अपोज करना पड़ेगा। जीत जाओगे जब आप काउंसिल में बैठ जाओगे तब अपोज करो तो मजा भी आएगा। और ब्रिटिश को बताओ कि जी आर्ग्यू करो उनके साथ कि हमारे इंडिया के अंदर रिफॉर्म करे, और साथ ही में जो नेचर है काउंसिल का वो अनडेमोक्रेटिक है, ये बात उनको वहां पर बैठ के बताओ, तभी उनके दिमाग में घुसेगी ये बात, ठीक है। और इसीलिए जो सी आर दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू मैं आपको बता दूं जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, ओके। तो इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी बनाई कांग्रेस के अंदर ही, क्योंकि कुछ लोग कांग्रेस के अंदर इलेक्शन लड़ना चाहते थे और कुछ नहीं लड़ना चाहते थे। लड़ना चाहते थे जो, इन्होंने तो स्वराज पार्टी बना ली। जो नहीं लड़ना चाहते थे, जैसे जो हमारे यंग लीडर हो गए, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इन्होंने मना कर दिया कि जी मास एजिटेशन से हमें फुल इंडिपेंडेंस मिलेगी और कुछ नहीं होने वाला, मास एजिटेशन करो तभी हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी, इलेक्शन लड़ने से कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो जी, ये बात तो हमें पता चल गई इलेक्शन के बारे में। और भी कुछ चीजें समझ लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया और क्या हुआ। तो हुआ क्या कि कुछ है ना प्रॉब्लम भी चल रही थी 1920s के टाइम में, कुछ प्रॉब्लम भी चल रही थी, वैसे तो ऑल ओवर वर्ल्ड चल रही थी, बट उसका इंपैक्ट इंडिया पर भी देखने के लिए मिला। वो पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ था, इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। उस टाइम है ना इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब चल रही थी, हमारी नहीं सबकी खराब चल रही थी, बट हमारे पे ज्यादा इंपैक्ट हो रहा था क्योंकि अंग्रेज हमारे पे ध्यान नहीं दे रहे थे, ठीक है। अब हुआ क्या कि वो जो इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था ना, उसके वजह से एग्रीकल्चर प्राइस जो थी ना, वो फॉल होना स्टार्ट हो गए। मेरे कहने का मतलब समझना, किसान जो 40 रुपए में चीज बेचता था ना, अब उसकी चीज वो 40 रुपए में नहीं बिक रही थी, 30 रुपए में बिक रही थी, तो किसान का तो नुकसान है ना। तो ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा था हमारे ऊपर, जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था उसकी वजह से, वर्ल्ड वाइड ही था बट हमारे पे भी उस पे इम्पैक्ट पड़ रहा था, ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है, कोलैप्स हो गया 1930s तक। जैसे जैसे एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड गिरती गई और एक्सपोर्ट डिक्लाइन होता गया, वैसे हमारे पीजेंट को भी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। वो ये सोच रहे थे यार हम दूसरी कंट्री में भेजना है, कोई खरीद नहीं रहा, दूसरी कंट्री में हम भेज नहीं पा रहे सामान, और हमारे चीज़ों का प्राइस भी गिरते जा रहा है धीरे धीरे, तो उसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और वो लैंड रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे। ब्रिटिशों जब उनके पास खुद ही पैसे नहीं आ रहे, कम पैसे आ रहे हैं, खुद के खाने के लिए पैसे आ रहे हैं, तो वो अंग्रेजों को क्या पैसे देंगे, लैंड रेवेन्यू क्या पे करेंगे। तो इसलिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था उनके लिए लैंड रेवेन्यू पे करना। ये बात याद रखना, आगे इस पे आएगी बात, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। और इसी वजह से जो हमारे कंट्री साइड में भी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, गांव वाले इलाकों में ज़्यादा लोग खेती करते थे, तो वहाँ पर लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था कि यार हमारे पास खुद खाने के लिए नहीं है, अंग्रेजों को लैंड रेवेन्यू कहाँ से पे करे। चलो ये तो प्रॉब्लम उस टाइम एक चल रही थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या चल रही थी, टोरी गवर्नमेंट। टोरी गवर्नमेंट बेसिकली, अच्छा इनका पूरा नाम बताना। टोरी गवर्नमेंट जो थे, टोरी की एक गवर्नमेंट थी, जैसे कि कोई जैसे आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट होती है ना, जैसे हम बोलते हैं केजरीवाल गवर्नमेंट होता है, योगी गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। और अलग अलग नाम होता है ना, जैसे लीडर के नाम पे बोलते हैं कि इनकी गवर्नमेंट, इनके गवर्नमेंट। तो वैसे टोरी गवर्नमेंट थी ब्रिटेन के अंदर। उन्होंने ना एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाई थी, ठीक है, ध्यान से सुनना। सर जॉन साइमन के लीडरशिप में, मतलब एक सर जॉन साइमन था, उसको कहा कि है ना हम एक स्टैट्यूटरी कमीशन बना रहे हैं, आप उसके लीडर बन जाओ। और ये क्यों बनाई गई थी, ताकि है ना जो इंडिया के अंदर ये जो हमारे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो हैं, वो जो एजिटेशन कर रहे थे, है ना, जो आंदोलन वगैरह कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने तो बोला था चलो मोतीलाल नेहरू और जो हमारे सी आर दास थे, उन्होंने तो पार्टी बना के इलेक्शन लड़ने लग गए। बट ये जो जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने बिल्कुल नाक में दम करके रख दिया था अंग्रेजों के। तो इसलिए टोरी गवर्नमेंट ने बोला कि हम एक कमीशन बना रहे हैं, देखो यार क्या क्या दिक्कत है इंडिया के अंदर, और फिर हमको बताओ, हम सॉल्व करते हैं, नहीं तो ये तो हमारा जीना हराम कर देंगे, है ना। हमारे जो जो इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर है, ये तो हमारे लिए दिक्कत खड़ी कर देंगे। तो इसलिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाई गई सर जॉन साइमन के लीडर मतलब के अंडर, ओके। अच्छा एक बात और बता दूं, जब किसी के नाम के आगे सर लगता है ना, जैसे सर जॉन साइमन, आपने बाद में सर लगता हुआ सुना होगा, बट ये तो ये नहीं, ये ब्रिटिश के चमचे थे, ठीक है। इंडिया में भी अगर आप देखोगे आपको कोई ऐसा मिलेगा ना जिसके नाम के आगे सर आता हो, तो वो थोड़ा ब्रिटिश को सपोर्ट करने वाले हुआ करते थे। अब देखो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ये कोई अलग केस लिया हो और बोल दो कि सर
ये देखो ये हमारे फ्रीडम फाइटर थे, इनके नाम के आगे सर लग रहा है। तो ऐसा नहीं, मैं आपको ब्रॉडली बता रहा हूँ, मैंने जहाँ तक नोटिस किया है। वैसे तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे मतलब हो सकता है कि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर के आगे नाम के आगे सर लगता हो, ठीक है, बट वो ब्रिटिश को अपोज करते हो। बट मैक्सिमम केस में ऐसा होता था कि जो जिसके नाम के आगे सर लगता था वो ब्रिटिश के ही अंडर हुआ करते थे और उन्हीं के लिए काम करते थे, ठीक है। तो जो जॉन साइमन था वो नेशनलिस्ट मतलब मूवमेंट को मतलब रिस्पॉन्स करते हुए कि ठीक है हम आपकी बात सुनते हैं, कमीशन बना रहे हैं और हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है ना उसमें क्या क्या चेंज आना चाहिए इंडिया के अंदर, जो भी दिक्कत है हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हुआ क्या, उसके अंदर भी एक प्रॉब्लम थी। बहुत सारे इंडियन ने बोला चलो जी बहुत बढ़िया आप बना रहे हो, ये साइमन कमीशन बना रहे हो, बहुत ही बढ़िया। बट एक दिक्कत तो साफ साफ दिख रही थी लोगों को कि यार उसमें तो कोई इंडियन था ही नहीं। जब आप इंडिया के लिए कुछ कर रहे हो, इंडियन के लिए कुछ कर रहे हो, तो कम से कम इंडियन को तो रखो। उसमें 7 मेंबर थे और उसमें से कोई भी इंडियन नहीं था, सारे ब्रिटिश थे। तो ये दूसरी दिक्कत चल रही थी उस टाइम, ठीक है। पहली दिक्कत तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर और खेतों वेतों में बहुत नुकसान होता था फार्मर वार्मर को। और दूसरी प्रॉब्लम तो ये थी कि जो हमारे सर जॉन साइमन ने जो कमीशन बनाई थी ना, सर जॉन साइमन ने जो लीडरशिप में कमीशन बनाई गई थी, साइमन कमीशन, उसके अंदर कोई इंडियन था ही नहीं, ठीक है। अब आगे भी सुन लो थोड़ा सा। और इसी वजह से सर जब ये साइमन कमीशन इंडिया के अंदर आई ना 1928 में, तो उस टाइम नारे लगाए गए गो बैक साइमन। पिक्चर दिखाऊं, ये देखो साइमन गो बैक या गो बैक साइमन, ऐसे नारे वगैरह लगाए गए थे। और मैं आपको बता दूं उसके अंदर सारी पार्टी इंक्लूडेड थी। बहुत सारी ऐसी पार्टी थी कांग्रेस के अलावा भी जो बिल्कुल कांग्रेस से हटकर चलती थी, बिल्कुल अपोजिट कांग्रेस के, बट फिर भी उन्होंने सपोर्ट किया। जैसे कि जो मुस्लिम लीग थी, मोहम्मद अली जिन्ना की जो पार्टी थी, जिनकी वजह से इंडिया का पार्टीशन हुआ, ठीक है, 2 टुकड़े हुए इंडिया और पाकिस्तान के, है ना। तो उन्होंने भी उस टाइम सपोर्ट किया था, ठीक है, पार्टिसिपेट किया था जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था उसमें, ओके। और अब हुआ क्या कि अब जो हमारे ब्रिटिश के लीडर थे ना, उस टाइम में ना वायसराय हुआ करते थे, लॉर्ड इरविन नाम था उनका। वो डर गए कि यार एक तो हमने ये साइमन कमीशन बनाई, ऊपर से इसके अंदर भी दिक्कतें लग रही है, ठीक है, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इसलिए क्या किया, एक एफर्ट मारा, जो हमारे लॉर्ड इरविन थे उन्होंने ना अनाउंस कर दिया अक्टूबर 1929 के अंदर कि ना इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा। अब ये डोमिनियन स्टेटस का क्या मतलब होता है, वैसे तो मैं आपको बता दूं, अब बुक में या ऑनलाइन वगैरह सर्च करोगे ना कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं मिलेगी। बस इतना याद रखो, ये बोला गया कि इंडिया में जो सिस्टम चल रहा है ना उसमें थोड़ी सी और पावर इंडियन को दे देंगे। मतलब कुछ और लीडर, जैसे कुछ लीडर होते हैं ना जहां पर से ब्रिटिश की पोस्ट ही बैठ, जो ब्रिटिश बंदा है वही बैठ सकता है, वहां पर कुछ इंडियन को बिठा देंगे। ये बात बोली लॉर्ड इरविन ने थोड़ा सा मनाने के लिए कि यार इनको थोड़ा सा कर देते हैं ऐसे, नहीं तो हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये करा और ये बात हुई थी, उन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करी थी, जो कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दी थी। मैं आपको बता दूं कांग्रेस ने बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया कि हम जो आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ना, फर्स्ट राउंड टेबल, ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, उसमें हम नहीं जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल बॉयकॉट कर दी थी। बट उसमें ही डोमिनियन स्टेटस देने की बात करी थी, कांग्रेस गई भी नहीं, फिर भी कांग्रेस के लिए या इंडिया के लिए थोड़ी बहुत बात कर दी थी, ठीक है, लॉर्ड इरविन ने, क्योंकि बात तो इंडिया की हो रही थी, प्रॉब्लम तो इंडिया के लोगों को ही थी। तो इसलिए उन्होंने बोला कि चलो आप इतना गुस्सा हो कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देने के लिए तैयार है, ठीक है। पर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस है ना, ये पक चुके थे। उन्होंने बोला यार ये हमसे नहीं होता, ये जो आप ये काम चला हुआ आज़ादी दे रहे हो ना, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। और इसी वजह से दिसंबर 1929 में, बिल्कुल अक्टूबर के 2 महीने बाद, जैसे ही सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डोमिनेंट स्टेटस देने की बात करी, उसके 2 महीने बाद एक लाहौर कांग्रेस का सेशन हुआ था। लाहौर कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, लाहौर कांग्रेस का एक सेशन हुआ था। मैं आपको बताता हूँ 1929 में, लाहौर कहाँ है, आज पाकिस्तान के अंदर है। तो जवाहरलाल नेहरू उसको लीड कर रहे थे। तो उन्होंने ना एक डिक्लेयर कर दिया एक बात, पूर्ण स्वराज की, क्या मीन्स ये आज़ादी, ये जो डोमिनेंट स्टेटस दे रहे हैं ना अंग्रेज, ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण आज़ादी, फुल इंडिपेंडेंस, पूरी आज़ादी, खाली करो इंडिया, ये बात बोल दी उन्होंने, ठीक है। और इट वॉज डिक्लेयर्ड जस्ट दैट 26 जनवरी 1930 को हमारा इंडिपेंडेंस डे जैसा सेलिब्रेट होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं शायद यही एक वजह थी जिसकी वजह से 26 जैन को हमारा रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट होता है, आप कह सकते हो ये भी एक वजह थी, ठीक है। इसीलिए फोर्स में आया था 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। बट आई होप ये बात आपको पता चल गई, मतलब काम चला हुआ आज़ादी नहीं चाहते थे जी हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, और जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे और बाकी भी ऐसे लीडर जो फ्रीडम फाइटर थे, जो पूरे के पूरे एजुटेशन में बिलीव रखते थे। महात्मा गांधी भी कहीं ना कहीं उनके लिए, मतलब महात्मा गांधी भी समझ चुके थे यार ब्रिटिश काम तो नहीं कर रही, मतलब ये जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस हैं ये सही बोल रहे हैं, ये ऐसे लातों के भूत है, बातों से नहीं मानने वाले ब्रिटिश। तो उन्होंने भी कहा कि यार हमें अब कोई ना कोई ऐसा मूवमेंट करना पड़ेगा जिसमें नॉर्मल लोगों को साथ में लाया जा सके, ठीक है, क्योंकि उनको नॉर्मल लोगों को इलेक्शन वगैरह के बारे में क्या पता, उनको क्या पता डोमिनेंट स्टेटस।
तो कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि लोग हमारे साथ आए, ठीक है, और स्वराज के लिए, फुल इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करें, ठीक है। चलो अब पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, लाहौर यहाँ पर है, ठीक है, बिल्कुल अपना पंजाब है ना अपना, उसके बिल्कुल पास में ही है, लाहौर पड़ता है ये, ओके। चलो अब ये सारे के सारे वैसे याद रखना, लाहौर सेशन और बाकी सेशन भी मैंने बताए हैं आपको, नागपुर सेशन भी बताया था, कोलकाता सेशन भी बताया था, मद्रास सेशन भी आएगा, बट ये लाहौर सेशन याद रखना, ठीक है, ओके जी। तो उसी के लिए अब गांधी जी ने सोचा यार कि चलो हमने क्या किया है कि अब जो लोगों को नॉर्मल, अब हमने पढ़ा ना कि गांधी जी ने एक बात नोटिस करी कि यार नॉर्मल लोगों को भी सपोर्ट में लाना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसी चीज करनी पड़ेगी, कोई ना कोई ऐसा मूवमेंट करना पड़ेगा ताकि नॉर्मल लोगों को भी समझ आए कि जी फुल इंडिपेंडेंस कितनी जरूरी है, पूरी आज़ादी होना कितना ज़रूरी है। इसके लिए गांधी जी ने सोचा कि जी हम सॉल्ट मार्च निकालेंगे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं अब आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब बता देता हूँ। वैसे सॉल्ट मार्च का आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आंख बंद करके कुछ नहीं करा तो ये लिख कर आ जाओ, 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा आपको। और ये जो वर्ड आपको बोल्ड में दिख रहे हैं ना, इसको आपको एग्जाम में अंडरलाइन करके आना है। मैं 1 नंबर भी नहीं कटने दूंगा आपका, ठीक है, मेरे पे विश्वास रखो, 1 नंबर भी नहीं कटने दूंगा, बट जो बोल रहा हूँ ना वो करो आप, ठीक है। पॉइंट में लिखो आंसर, अंडरलाइन करते हुए चलो, डेट वगैरह अंडरलाइन और सेम फॉर्मेट, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो मैं बैठा हूं यहाँ पर। चलो तो सबसे पहले तो हम देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब क्या होता है। गांधी जी ने बोला कि चलो लोगों को सपोर्ट में लाने के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। अरे होता क्या है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इज द एक्टिव रिफ्यूजल ऑफ द सिटीजन टू ओबे सर्टेन लॉ, डिमांड और कमांड ऑफ द गवर्नमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का क्या मतलब, देखो आप है ना, वो आपकी एप्लीकेशन होती है उसमें लिखते हैं ना यू आर ओबीडेंटली, आज्ञाकारी। तो इसका मतलब डिसोबीडियंस का क्या मतलब होगा कि आज्ञा मत मानो, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब होता है जब लोग रिफ्यूज कर दे पूरी तरीके से, जो नॉर्मल सिटीजन है वो रिफ्यूज कर दे कि हम पर्टिकुलर लॉ को, ब्रिटिश के यहाँ किसी भी गवर्नमेंट के लॉ को नहीं मानेंगे, ठीक है, हम बिल्कुल उनकी कमांड को बिल्कुल ही सरे से निकाल देंगे, हम उनकी बात नहीं मानेंगे और लॉ तोड़ेंगे, इसी को कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो गांधी जी ने बोला लोगों को सपोर्ट में लाने के लिए कोई ना कोई लॉ तोड़ना पड़ेगा, वो लॉ कौन सा तोड़ना पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो पहले तो गांधी जी ने एक बार लास्ट बार ट्राई किया, ठीक है। गांधी जी ने सोचा चलो अब है ना हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट तो करने जा रहे हैं, बट एक लास्ट मौका देते हैं ब्रिटिश को, ठीक है, कि वो शांति से हमारी बात मान जाए। शांति से अगर वो हमारी बात मान गए तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं करेंगे। तो इसलिए गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले, सॉल्ट मार्च स्टार्ट करने से पहले, सॉल्ट मार्च क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट सॉल्ट मार्च स्टार्ट करने से पहले 31 जनवरी 1930 को गांधी जी एक लेटर लिखते हैं वायसराय को, जो कि हमारे लॉर्ड इरविन थे, और उसमें ना 11 डिमांड बताते हैं कि जी हमारी 11 डिमांड है। लेटर लिखते हैं कि जी पूरी कर दो, हम कुछ नहीं करेंगे, बट अगर नहीं पूरी करी तो फिर देख लेना, ठीक है। कुछ डिमांड जो थी वो नॉर्मल सब लोगों के इंटरेस्ट में थी, कुछ स्पेसिफिक थी, ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, फार्मर के लिए, पीजेंट के लिए, इन सब के लिए अलग अलग डिमांड थी, और कुछ थी जो पूरे इंडियन को या सारे के सारे इंडियन को चाहिए थी, ठीक है। जैसे कि फॉरेस्ट लॉ को अबालिश कर दो, ठीक है, जो लैंड रेवेन्यू वो डिक्रीज कर दो। क्यों चाहते थे लैंड रेवेन्यू डिक्रीज कर दो? वो आपको पता है ना, वो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, मैंने कहा था ना, याद रखना, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, फार्मर की जो प्राइस थी फसल की, एग्रीकल्चर गुड्स की, वो प्राइस गिर गई थी, इसकी वजह से वो लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। इसी की वजह से गांधी जी ने बोला यार लैंड रेवेन्यू को डिक्रीज करो। लॉर्ड इरविन के पास लेटर पहुंचता है और वो बोलते हैं कि जी अनरियलिस्टिक है, हमारी बस की नहीं है, हम नहीं कर सकते, जो करना है कर लो, ये बोला लॉर्ड इरविन ने। उसके बाद महात्मा गांधी ने एक दोबारा लेटर लिखा, है ना, एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल आगे, तो गांधी जी ने एक बार और ट्राई किया। अल्टीमेटम देते हुए गांधी जी ने लिखा दैट if the demand were not fulfilled by 11 मार्च 1930, ऑब्वियस ही बात है 1930 होगा ना, तो 11 मार्च 1930 को गांधी जी ने बोला कि 11 मार्च 1930 तक अगर आपने 11 डिमांड पूरी नहीं करी तो सोच लेना कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम लॉन्च कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। बट इरविन ने अनविलिंग टू नेगोशिएट, उन्होंने कहा जो करना कर लो, ठीक है। उसके बाद आई जी 12 मार्च की सुबह, गांधी जी ने बोला ठीक है जी, गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। गांधी जी ने सोचा कि अब हम लॉ तोड़ेंगे, कानून तोड़ेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में यही था, कानून तोड़ेंगे। क्वेश्चन ही आता है जी कौन सा कानून तोड़े, तो गांधी जी ने सॉल्ट को एक पावरफुल सिंबल बनाया, ठीक है। मैं आपको बता दूं, गांधी जी ने एक बात नोटिस करी, सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो गरीब भी यूज करता है, अमीर भी यूज करता है, फार्मर भी यूज करता है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी, इंडस्ट्रियल वर्कर भी यूज करते हैं, हर एक बंदा जो है वो सॉल्ट का यूज करता है, खाता है ना खाना तो सॉल्ट का यूज करता है। तो उन्होंने इसे और उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि सॉल्ट पे ना ब्रिटिश टैक्स लगाती है, ठीक है, मोनोपोली है ब्रिटिश की, कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट ही
अपनी फैक्ट्री बना सकती है और जो समुद्र से पानी को गर्म करके नमक वगैरह बना सकती है और उसको सेल कर सकती है, ठीक है। और सॉल्ट पर टैक्स अलग लगा हुआ था, ओके। और यही चीज़ जो थी वो गांधी जी ने बोला कि यार ये एक बहुत ख़राब चीज़ है, और इसी के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो मोनोपोली है ना ब्रिटिश की, ये बहुत ही खराब है और ये सबसे ऑप्रेसिव फेस है ब्रिटिश रूल का, ये सबसे खराब चीज़ है ब्रिटिश रूल की और इसके खिलाफ हमें फाइट करनी पड़ेगी। आपको एक बात बता दूं मैं, आज भी सॉल्ट पे टैक्स कितना, चलो आप मेरे को बताना सॉल्ट पे कितना % टैक्स लगता है आज, है ना। तो आप, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अगर आपको पता है तो सॉल्ट पे कितना % आज टैक्स लगता है। ओके, बहुत सरप्राइज हो जाओगे अगर थोड़ा बहुत आपको लग पता है तो, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के मतलब गांधी जी ने बोला कि भाई अब तो सॉल्ट मार्च स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मिल गई ना कॉमन चीज, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने के लिए सबकी डिमांड पूरी करो, सबकी प्रॉब्लम को सामने लाओ। सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही थी सॉल्ट मार्च की, जिसमें सारे के सारे लोग जो थे वो सॉल्ट खाते थे, इसलिए। तो गांधी जी ने क्या किया, एक सॉल्ट मार्च निकाल दी सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए। अपने 78 जो ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे उन्होंने कहा जी आ जाओ, चलते हैं सॉल्ट मार्च निकालेंगे हम पूरा का पूरा। 240 मील का रास्ता गांधी जी ने कवर किया। गांधी जी का जो आश्रम था ना साबरमती से, वहां से लेकर जो गुजरात का कोस्टल टाउन था दांडी, है ना, इसलिए इसको दांडी मार्च भी कहते हैं। तो गांधी जी ने क्या किया, अपने आश्रम से लेकर साबरमती में दांडी तक 240 मील का रास्ता कवर किया। 24 दिन लगे हैं, और एक दिन में 10 मील पूरा करते थे। एक दिन में 10 मील हो गए ना, 24 दिन में 240 मील, तो ये पूरा का पूरा कवर किया। ओके, हजारों के लोग, हजारों हजारों लोग जो थे वो गांधी जी जहाँ भी रुकते थे ना वहां पर आते थे, और गांधी जी वहां पर बताते थे कि जी स्वराज का है ना मतलब क्या है असल में, ठीक है। अच्छा, क्यों बताते थे याद है ना आपको, नॉन कॉपरेशन जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था अपना, उसमें भी सबसे बड़ी दिक्कत यही आ गई थी, रूमर फैल गए थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसी वजह से तो खराब हो गया था ना, है ना। गांव में रूमर फैल गया था, गांधी जी ने बोला टैक्स मत दो, गांधी जी ने बोला तालुकदार पे हमला कर दो, गांधी जी ने बोला जी प्लांटेशन वालों को जमीन दिलाएंगे। तो ये रूमर फैल गया, इसी वजह से गांधी जी चाहते थे कि इस बार ऐसा ना हो, इसलिए गांधी जी रुक कर खुद बताते थे कि जी मतलब क्या है मूवमेंट का, हम क्यों कर रहे हैं, समझ रहे हो, मतलब क्या है स्वराज का। ओके। और उसके बाद गांधी जी 6 अप्रैल को, 24 दिन बाद 6 अप्रैल को दांडी में पहुंचते हैं, समुद्र का पानी लेते हैं, उबालते हैं और उससे नमक बनाते हैं, ठीक है। और उसी के बाद सारे के सारे लोग गांधी जी के पीछे हो जाते हैं, और यहीं पर हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक तरह से पीक पे आ जाता है। क्यों, क्योंकि अब तो टूट गया लॉ, तो बाकी सारे लोग भी तोड़ने लगते हैं। चलो, अब है ना, थोड़ा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। सबसे पहले तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जी एक गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट चलाया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था, और एक सीडीएम चलाया था, दोनों में क्या डिफरेंस था। तो देखो एग्जाम में ये लिख कर आना है, 4 पॉइंट लिख कर आना है, बस इसमें से एक पॉइंट है जो मैं आपको लिखने की राय नहीं दूंगा, अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है वो मैं बताऊंगा कौन सा। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में या नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट में लोगों ने क्या किया था, सिर्फ लॉ को फॉलो नहीं किया था, ठीक है, लॉ को फॉलो नहीं किया था, बात नहीं मानी थी अंग्रेजों की। बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लोगों ने लॉ को तोड़ा था, ठीक है, लॉ को तोड़ा था, ठीक है। यहां पर से थी जो ब्रिटिशरों की बात नहीं मानी थी कि जी हम पिकेटिंग करेंगे, या कोई कोई लॉ को नहीं तोड़ा, कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। बट यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमने कानून को हाथ में लिया, लॉ को तोड़ा, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लोगों ने पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया, बहुत प्यार से डेमोन्स्ट्रेशन किया। बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक किया, और भी बहुत सारे लॉ को ब्रेक किया, यानी ये पीसफुल नहीं था, ठीक है। जब आप लॉ को तोड़ते हो तो वो पीसफुल कैसे हो गया, ठीक है। और ये वाला पॉइंट है जो मैं लिखने की राय नहीं दूंगा आपको एग्जाम में। अगर आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क्स में तीनों नीचे के पॉइंट लिख देना, नीचे वाला पॉइंट लिख देना, ये मत लिखना, क्योंकि ये सही नहीं रहता। वैसे सही है ये पॉइंट, बट देखो एग्जाम में है ना, कभी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी का नाम लेते हो ना जो कि बुक में नहीं लिखा हुआ, वैसे ये मैं बता दूं, ये पॉइंट सही लिखा हुआ है कि मुस्लिम ने लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट करा था नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट में, आपको पता है, क्योंकि वो हमारा खिलाफत इशू आ गया था। और सीडीएम में कम पार्टिसिपेट करा था, ये भी मैं बताऊंगा कि सीडीएम के अंदर, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर मुस्लिम ने कम पार्टिसिपेट क्यों करा था, बट ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। चलो, क्योंकि पर्टिकुलर कम्युनिटी का नाम है ना सही नहीं रहता यार लिखना, ठीक है। चलो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च टू यूनाइट द हिंदू एंड मुस्लिम टू अटेन स्वराज। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट याद है ना, गांधी जी ने क्यों किया था, मेन मकसद यही था ना, गांधी जी ये बोल रहे थे यार कोई ना कोई तरीका मिल जाए हिंदू मुस्लिम को साथ में लाने का, क्योंकि रॉलेट एक्ट में सारे के सारे साथ में नहीं थे, है ना। तो इसलिए गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था ताकि हिंदू और मुस्लिम को साथ मिला सके, नहीं तो गांधी जी अकेला स्वराज स्टार्ट कर सकते थे। गांधी जी ने खिलाफत इशू को क्यों रेज किया, ताकि हिंदू मुस्लिम साथ में आए। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो पूरी तरीके से
एक तो कुछ लॉस को हटाने के लिए था और साथ में पूरी तरीके से स्वराज को अटेन करने के लिए था। क्यों? क्योंकि जो जब वो हुआ था हमारा 1929 में जो हमारा लाहौर सेशन हुआ था, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि जी हमको फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, तो गांधी जी ने उनकी बात को सुनते हुए स्वराज स्टार्ट किया था। स्वराज के लिए ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो स्टार्ट किया था। ओके, आई होप ये बात आपको पता चल गई। अब आते हैं जी कॉजेज ऑफ सीडीएम पे, कि गांधी जी ने सीडीएम असल में स्टार्ट ही क्यों किया, क्या रीजन थे। वैसे हमने पीछे स्टोरी पढ़ ली और उससे बहुत समझ आएगा हमें कि गांधी जी ने क्यों क्यों स्टार्ट किया, बट एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये लिखना है आपको। ठीक है जी, सिंपल ये लिखना है आपको। अब है क्या, देखो, पहला थी जी कि साइमन कमीशन फेल हो गई, है ना। साइमन कमीशन बनाई गई थी 1927 में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को देखने के लिए इंडिया के अंदर, बट दिक्कत की बात है कोई इंडियन मेंबर था ही नहीं, और एक तरह से लोगों ने इंडियन ने अपने इंसल्ट के तौर पे ली, इसलिए उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। दूसरा पॉइंट है जी इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था, है ना, इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था, एग्रीकल्चर प्राइस डिक्रीज हो गए, गांधी जी ने बोला कि जी लैंड रेवेन्यू कम करो, नहीं करा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। पढ़ा था ना अभी पीछे। ऑपरेसिव कॉलोनियल लॉ, कॉलोनियल लॉ थे जैसे कि हमारा सॉल्ट लॉ था, फॉरेस्ट लॉ था, उनको तोड़ने के लिए, उनको हटाने के लिए गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था, है ना। और साथ ही में एक पूर्ण स्वराज अटेन करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला, पूर्ण स्वराज, पूरी आजादी अटेन करने के लिए गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है जी, आई होप ये वाले चारों के चारों पॉइंट आपको समझ आ गए हो। और ये बात याद है ना, लाहौर सेशन में ही पूरी तरह से डिसाइड किया था कांग्रेस ने कि हमारा एम है जी फुल इंडिपेंडेंस, ना डोमिनेंस स्टेटस चाहिए ना कोई स्टेटस चाहिए, अपने को फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है जी, चलो अब आ जाते हैं थोड़ा सा सॉल्ट मार्च तक, तो हमें समझ आ गया था गांधी जी ने सॉल्ट मार्च निकाला और जो सॉल्ट टैक्स था, मतलब सॉल्ट लॉ था, उसे तोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद का सीन भी सुन लो। और ये वाले ये चीज़ें ना, ये आपको याद रखनी है, बट ये आपको, ठीक है, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसका मतलब यही नहीं है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है समझाने के लिए, बट इसमें है ना, ऐसा नहीं है कि ये भी आपको आंसर लिख कर आना है। ठीक है, आंसर में अगर आपको सॉल्ट टैक्स या सॉल्ट लॉ आता है तो ये लिख देना बहुत है। उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन और लिख सकते हो कि बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया। ठीक है, बताऊंगा मैं अभी, जिसकी वजह से गांधी जी ने ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कॉल्ड ऑफ कर लिया। जी हाँ, गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कॉल्ड ऑफ कर लिया था। ठीक है, चलो पहले आ जाते हैं। अब हुआ क्या, जैसे ही ब्रिटिश ने देखा यार ये तो तोड़ दिया इन्होंने, सॉल्ट लॉ तो तोड़ दिया, तो उसके बाद है ना गांधी जी ने बोला कि जी पकड़ लो, अब अगर अपनी इज्जत बचानी है तो कांग्रेस के सारे लीडर को पकड़ लो। कांग्रेस के जितने भी लीडर थे उनको वन बाय वन पकड़ा गया। और उसके बाद क्या हुआ, थोड़े वॉयलेंट क्लैशेस भी हुए, है ना, वॉयलेंट क्लैशेस हुए, हमने लॉ तोड़ा तो थोड़ा वो हमें मारने लग गए, फिर हम सहने वाले तो है नहीं, तो हमारी तरफ से वो वॉयलेंस हो गया थोड़ा बहुत। और खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है, ये अब मतलब अब तो नहीं, मतलब पाकिस्तान जब पार्टीशन हुआ था तो वो पाकिस्तान में चले गए थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, पूरे डिवोटी थे महात्मा गांधी को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता था। इनको भी अरेस्ट कर लिया अप्रैल 1930 में ही, है ना। बहुत सारे क्राउडेड डेमोन्स्ट्रेटर थे स्ट्रीट पे पेशावर के अंदर, वो इस चीज़ को लेकर बहुत एंग्री हो गए, क्योंकि ये पाकिस्तान के उस टाइम जो एरिया था हमारा वहीं से आते थे, तो बहुत सारे लोग गुस्सा हो गए, तो मतलब वॉयलेंस वगैरह हो गया। और साथ ही में मैं आपको बता दूं, एंड में जाकर महात्मा गांधी जी को भी पकड़ लिया कि जी इनको भी पकड़ो, सॉल्ट लॉ तो सबसे पहले इन्होंने ही तोड़ा है। उसके बाद इंडस्ट्रियल वर्कर शोलापुर के अंदर उन्होंने पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिया, म्यूनसिपल जो बिल्डिंग है उन पर अटैक कर दिया, लॉ कोर्ट पर अटैक कर दिया, रेलवे स्टेशन, मतलब जो भी चीज़ है जो ब्रिटिश की लगती है उन सब पे अटैक कर दिया। पीसफुल सत्याग्रही पर अटैक हुआ, ठीक है, वुमेन्स पर, चिल्ड्रन को मारा गया, बहुत बुरा हुआ, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी ने बोला यार ये सिचुएशन तो नहीं चाहिए थी हमको, ठीक है, इसलिए गांधी जी ने क्या किया कि मूवमेंट को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर लिया कि जी ठीक है यार, अब हो गया, अब कर दिया, वायलेंस हो गया बहुत ज़्यादा और ये चीज़ पसंद नहीं है मेरे को, नॉन वायलेंस वाला बंदा हूँ मैं। ठीक है, तो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो वापस ले लिया, और उन्होंने एक एग्रीमेंट किया इरविन से 5 मार्च को 1931 में। ठीक है, उस इरविन में, उस पैक्ट में, बेसिकली उसको है ना गांधी इरविन पैक्ट बोला जाता था। ठीक है, उसमें है ना गांधी जी को ये बोला गया कि आप है ना ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो कॉल्ड ऑफ कर लो पूरी तरीके से, हम आपको मौका देंगे, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवाएंगे। पहली बार जो कांग्रेस को हमने, मतलब हमने तो पहले कांग्रेस को भी, ब्रिटिश ने बोला हमने तो पहले एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहले भी करी थी, ठीक है, जहाँ पर हमने उनको बुलाया था, वो हमारे कांग्रेस को, जहाँ पर हमने डोमिनेंट स्टेटस की बात करी गई थी कि डोमिनेंट स्टेटस देंगे, बट वो आई नहीं। हमने तो दे दिया था बट वो आई नहीं। अब आप एक काम करो, आप सबसे पहले तो अपना मूवमेंट कॉल्ड ऑफ करो, हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहाँ पर बताना हमें क्या दिक्कत है आपकी, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और साथ में जो भी आपके लोगों को हमने पकड़ा है वो हम छोड़ देंगे। गांधी जी कह रहे चलो ठीक है, लोगों को छोड़ देंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गांधी जी ने क्या किया,
जो ये मतलब कॉल्ड ऑफ कर लिया और बोला कि हाँ ठीक है, मैं सेकंड राउंड टेबल में, जो फर्स्ट तो कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दी थी, सेकंड राउंड टेबल में मैं आऊँगा और बैठूंगा और अपनी बात रखूंगा, ठीक है। चलो, लंदन में होनी थी ये। ओके, दिसंबर में गांधी जी 1931 में लंदन पहुंच गए, बट वहाँ पर कोई बातचीत हुई नहीं इतनी ज़्यादा, नेगोशिएट नहीं हुआ, नेगोशिएशन टूट गया। गांधी जी डिसअपॉइंटेड वहाँ पर लौटे। जब गांधी जी वहाँ से लौटे ना, तो गांधी जी ने एक बात नोटिस करी कि मेरे साथ धोखा हो गया। कैसे? गांधी जी ने बोला था, गांधी जी को ये बोला गया था कि जी सबको रिहा कर देंगे हम, आप ये मूवमेंट कॉल्ड ऑफ कर लो और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आओ। जब गांधी जी वहां से आए तो गांधी जी ने देखा यहाँ तो न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन चल रहा है। यहाँ पर तो खान अब्दुल गफ्फार खान को, जवाहरलाल नेहरू को दोबारा जेल में डाल दिया, कांग्रेस को इनलीगल डिक्लेयर कर दिया, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी गई कि मीटिंग नहीं ले सकते ये, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते, बॉयकॉटिंग नहीं कर सकते, ये सारी की सारी चीज़ें बोल दी। महात्मा गांधी ने बोला ये तो आपने पीठ पे छुरा घोंप दिया। इसकी वजह से महात्मा गांधी जी ने दोबारा से रिलॉन्च कर दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। बट देखो, जो जोश पहले वाले मूवमेंट में था ना, वो अब नहीं रहा, ठीक है। और इसी की वजह से एक साल में क्या हुआ, मूवमेंट धीरे 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 कंटिन्यू तो रहा, बट उन्होंने 1934 आते होते उसने अपना मोमेंटम जो था वो खो दिया। क्योंकि अब लोग भी ये सोच रहे थे यार ये मूवमेंट पहले स्टार्ट होता है, हर बार का हो गया ये, तो कभी मूवमेंट स्टार्ट होता है फिर कॉल्ड ऑफ हो जाता है, स्टार्ट होता है कॉल्ड ऑफ हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सपोर्ट कम हो गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। ओके, चलो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये हम कर लेते हैं। ओके, हाउ पार्टिसिपेंट सॉ दिस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत सारे अलग अलग लोगों ने पार्टिसिपेट किया। फार्मर ने पार्टिसिपेट करा, पुअर पीजेंट ने, रिच फार्मर ने, पुअर पीजेंट ने पार्टिसिपेट करा, वुमेन्स ने पार्टिसिपेट करा, हमारे बिजनेस क्लास ने पार्टिसिपेट करा, इंडस्ट्रियल वर्कर ने पार्टिसिपेट करा, सबने पार्टिसिपेट करा। बट मैं आपको बता दूं, सबने अपने अपने लिए पार्टिसिपेट करा। इसका क्या मतलब है? देखो, आप किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट क्यों करते हो? ताकि आपका फ़ायदा हो। तो रिच फार्मर ने अपने फ़ायदे के लिए किया, पुअर पीजेंट ने अपने फ़ायदे के लिए, वुमेन्स जो थी उन्होंने शायद अपने फ़ायदे के लिए नहीं किया था, बताऊंगा मैं। और बस अपना थोड़ा सा वो चाहती थी कि यार उनकी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाए, मतलब वैल्यू से बढ़ने का मतलब उनकी कंडीशन सही हो जाए, क्योंकि बहुत ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी थी। गांधी जी खुद चाहते थे, गांधी जी का खुद मानना था कि जी वुमेन्स का काम होता है घर पे बच्चों को पालना, ये सारी की सारी चीज़ें। तो इसी वजह से ये बस अपना अपलिफ्ट करना चाहते थे, अपना जो भी प्रॉब्लम थी उनकी, है ना। और बिजनेस क्लास ने अपने अपनी वजह से किया, और इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने, जो हमारे वर्कर थे, उन्होंने अपनी वजह से किया। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं रिच कम्युनिटीज़ ने ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसमें पार्टिसिपेट किया क्यों किया। ओके, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो रिच पीजेंट थे, जो अमीर लोग थे, जो रिच लैंडलॉर्ड थे, जिनके पास बहुत तगड़ी तगड़ी हज़ारों एकड़ की ज़मीनें थी, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, गुजरात के अंदर इनको पटीदार्स बोला जाता था और यूपी के अंदर इनको जाट्स बोला जाता था। कभी कभार है ना, अगर आपके टेस्ट में जो यूटी वगैरह हो रहा है उसके अंदर अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो आपको पटीदार्स वाला क्वेश्चन दे सकते हैं, क्योंकि फाइनल में तो एमसीक्यू नहीं आने। तो पटीदार्स वगैरह बोल सकते हैं कि जी ये बताओ कि पटीदार्स कौन होते हैं। तो गुजरात के जो रिच फार्मर होते हैं उनको पटीदार्स बोला जाता है। वो एक्टिव थे मूवमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, उनकी डिमांड क्या थी आपको पता है? वो कमर्शियल क्रॉप, मतलब अपने खेतों में, बहुत बड़े बड़े फार्मर थे, अपने खेतों में ना फसल उगाते थे। अब जैसे कि आपको पता है कि ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, जिनकी वजह से इनके लैंड जो फसल थी उसके प्राइस डिक्रीज हो गए थे, और वो लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए इन्होंने बोला कि एज एज देयर कैश इनकम डिसअपेयर, जैसे उनकी इनकम डिसअपेयर हो गई थी, मतलब कम हो गई थी, है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर गुड्स के तो प्राइसेस डिक्रीज हो रहे थे। तो उन्होंने बोला कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू पे दी गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड, और हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि हम गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू डिमांड है उसको पूरा नहीं कर सकते। तो इसी वजह से ड्यू टू द हाई रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट दे पार्टिसिपेट इन सीडीएम। आपको एक बात बताता हूँ, अगर एग्जाम में आपको अलग अलग आए, ठीक है, मान लो आपसे पूछा जाए कि हाउ रिच फार्मर पार्टिसिपेट इन सीडीएम, या हाउ वाई रिच फार्मर पार्टिसिपेट इन सीडीएम, तो और अगर 4-5 नंबर का क्वेश्चन है तो ये सारे के सारे पॉइंट लिखने हैं। बट अगर मान लो आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि हाउ डिफरेंट पीपल पार्टिसिपेट इन सीडीएम, तो आपको ना इसमें से कुछ कुछ पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। सारे मत लिखना क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि बाकी भी है, समझ रहे हो। चलो, अब आ जाते हैं थोड़ा सा पॉइंट पे। तो समझ आ गया ना। तो इसकी वजह से रिच फार्मर ने पार्टिसिपेट करा, और उनके लिए स्वराज का मतलब था, जो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया था स्वराज के लिए, तो उन्होंने बोला जी हमारे लिए तो स्वराज का मतलब है कि जी हाई रेवेन्यू आप कम करा दोगे ना, हम हमें लगेगा स्वराज आ गया है ना, क्योंकि वो अपना फायदा देख रहे थे। स्वराज का मतलब तो वैसे आज़ादी होता है, बट उनके लिए कहा था कि उनका मानना था हमारे लिए तो ये आज़ादी है कि रेवेन्यू कम हो जाए, ठीक है। और रिच जो पीजेंट थे वो पहले तो बहुत एंथुजियास्टिक थे, मतलब बहुत खुश थे कि गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया है, अब तो बहुत मज़ा आएगा। और वो बेसिकली अपने लोगों को भी
जो रिलक्टेंट थे, मतलब जो जो पीजेंट, जो रिच फार्मर थे, जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे गांधी जी के इस मूवमेंट को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, उनको मनाया बाकी फार्मर ने कि जी नहीं करो, सपोर्ट करो गांधी जी का, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सपोर्ट करो, बॉयकॉट प्रोग्राम को पार्टिसिपेट करो, ये सारी की सारी चीज़ें करी। बट उनको बहुत दुख हुआ जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर लिया। और उस टाइम क्या था कि लैंड रेवेन्यू जो था वो डिक्रीज भी नहीं हुआ। उन्होंने बोला यार हमारी तो बात थी कि लैंड रेवेन्यू डिक्रीज होगा, हुआ ही नहीं, गांधी जी को वापस लेने की क्या जरूरत थी। इसकी वजह से जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा स्टार्ट किया था ना, देखा ना आपने कि गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा स्टार्ट किया, इन्होंने मना कर दिया कि हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, क्योंकि फायदा नहीं है यार, बार बार कॉल्ड ऑफ कर लेते हो डिमांड पूरी हुए बिना। चलो ये अपने को समझ आ गया। और ये वाला मतलब सीधा आप लिख सकते हो, ये रिच पीजेंट का लिख सकते हो वाला पॉइंट, ड्यू टू दी हाई रेवेन्यू। और ये यानी ये फर्स्ट वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये आप लिख देना एग्जाम में। अगर पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो रिच फार्मर में यही वाले पॉइंट लिखने हैं। पुअर पीजेंट, पुअर पीजेंट की मैं आपको बता दूं, पुअर पीजेंट ने भी पार्टिसिपेट करा। ठीक है, ये एक चीज तो चाहते थे कि लैंड रेवेन्यू जो था वो कम हो जाए, बट एक और चीज चाहते थे। बात क्या थी, इन बहुत सारे जो हमारे पीजेंट थे ना, पुअर पीजेंट थे, उनके पास जमीन नहीं थी, वो ये रिच फार्मर जो होते हैं ना उनकी जमीन पे काम करते थे। बहुत ध्यान से सुनना, उनकी जमीन पे काम करते तो एक तरह से ये टेनेंट्स हो गए, किराएदार जैसे हो गए ना ये, तो उनकी जमीन पे काम करते थे। तो अब हुआ क्या, इन्होंने बोला कि यार चलो अंग्रेज जो है वो लैंड रेवेन्यू कम कर रहे हैं हमारा, आप हमारा रेंट खत्म कर दो। ये बोल रहे थे, अब ये पुअर पीजेंट बोल रहे थे हमारे पास भी तो पैसे नहीं है, तो हम तो रिच फार्मर का लैंड वो जो रेंट होता है वो पे नहीं कर सकते। तो इन्होंने अपना एक न्यू मूवमेंट चलाने की कोशिश करी, नो रेंट कैंपेन, जो कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आई। बहुत सारी जगहों पर कांग्रेस ने मना कर दिया, जी हम ये आपके ये जो नो रेंट कैंपेन है ना इसको सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि जो रिच फार्मर है वो हमको पैसे दे रहे हैं, हर मूवमेंट को चलाने के लिए थोड़ी बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चलाने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ रही है, वो रिच फार्मर दे रहे हैं। तो इसलिए अगर हम रिच फार्मर, अगर आप रिच फार्मर को रेंट दे रहे हो और हम मना कर देंगे कि रिच फार्मर को, या आपके सपोर्ट करेंगे, आपके नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट करेंगे कि तो रिच फार्मर हमको ये नहीं बोलेंगे कि जी एक तो हम आपको पैसे दे रहे हैं, ऊपर से आप हमारी इनकम को कम करने में लग रहे हो, हमारे पास जो रेंट आता है उसी को खत्म करने में लग रहे हो। तो इसलिए कांग्रेस जो थी उन्होंने सपोर्ट, अनविलिंग टू सपोर्ट द नो रेंट कैंपेन। ठीक है, तो इसी वजह से मैं आपको बता दूं, पुअर पीजेंट का रिलेशन और कांग्रेस का रिलेशन इस मूवमेंट के अंदर थोड़ा सा अनसर्टेन था, आप कह सकते हो। ठीक है, थोड़ा अलग था, मतलब कहीं कहीं पर लोगों ने, पुअर पीजेंट ने सपोर्ट करा, कहीं कहीं पर सपोर्ट नहीं करा। नो रेंट कैंपेन क्यों नहीं करा, क्योंकि कांग्रेस नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट नहीं कर रही थी। चलो अब आते हैं जी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं वुमेन्स। ओके, तो इसमें ना शायद मैंने वुमेन्स का पेज जो है वो गलती से डिलीट कर दिया, बट कोई दिक्कत नहीं, हम बिजनेस क्लास की बात कर देते हैं और इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास की बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पुअर पीजेंट की बात, वुमेन्स की बात करेंगे। वैसे मैं वुमेन्स का भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो मैं नोट्स में आपको दे दूंगा जब हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा। बट मैं आपको बता दूँ, वुमेन्स ने पार्टिसिपेट करा ना, बहुत जोश से पार्टिसिपेट करा था वुमेन्स ने। और ये मैं आपको बता दूं, इन सब में से जिन्होंने भी पार्टिसिपेट करा था, वुमेन ने बोला ये हमारी सेक्रेड ड्यूटी है, स्केयर ड्यूटी नहीं, सेक्रेड ड्यूटी, हमारी पवित्र ड्यूटी है, अपने देश के लिए हमें पार्टिसिपेट करना ही है। इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट करा, जेल तक गई हैं, मार तक खाई इन्होंने, सब कुछ करा इन्होंने। ठीक है, बट कहीं ना कहीं है ना इनको निराशा ही हुई, क्योंकि इनको अपलिफ्ट नहीं किया गया, इनके स्टेटस को अपलिफ्ट नहीं किया गया। बहुत सारी जगह पर है ना कांग्रेस, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो ना कि सिंबॉलिक तरीके पर तो कह रही थी जो वुमेन, देखो हमारे मूवमेंट में वुमेन्स भी है, वुमेन्स भी है। बट जब उनके स्टेटस की बात आई कि इनको जी पोस्ट दो, वुमेन को पोस्ट दो कांग्रेस के अंदर, तब वो पीछे हट गए कि हम कोई भी पोस्ट नहीं देने वाले। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल गई थी। ठीक है, बट वुमेन्स ने बहुत बड़े लेवल पे और बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट करा। और जब कोई बोलता है, देखो स्टेटस अपलिफ्ट करना तो बहुत छोटी बात होती है ना, जब ये वुमेन ने, इन्होंने इसलिए इसलिए पार्टिसिपेट करा कि इनका थोड़ा अपलिफ्टमेंट हो जाए, इसमें क्या बुरी बात थी। बाकी सबने तो अपने अपने फायदे के लिए किया, वुमेन्स ने अपने फायदे के लिए नहीं किया। छोटा फायदा, अपलिफ्टमेंट वो सब चाहते हैं, सब एक डिग्निटी की लाइफ चाहते हैं, तो इसलिए किया था। बट नहीं हुआ, इनका स्टेटस ओवरऑल ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाया। ठीक है, चलो बिजनेस क्लास की बात करते हैं। अमीर बंदे क्यों पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं, जो रिच बिजनेस क्लास वगैरह थी ना, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की ये जो कॉलोनियल पॉलिसी थी ना उसके अगेंस्ट थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती थी कि ना इम्पोर्ट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा और बहुत कम चीज़ें आप, मतलब वो क्या करती थी, ब्रिटिश क्या करती थी, सारी की सारी चीज़ें बनाकर इंडिया में फेंक देती थी कि जी ब्रिटिश के ही चीज़ें जो है वो लोग खरीदे। अब हमारे इंडिया के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उन्होंने बोला कि यार अगर
आप ऐसे करोगे कि सारी की सारी ब्रिटिश की चीज़ें यहाँ पर बिकेगी तो हम कहाँ बेचेंगे। तो इसलिए वो ये चाहते थे कि बेसिकली इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन चाहते थे कि बाहर से कोई चीज़ें ज़्यादा ना आए, हमें भी तो पैसे कमाने दो, ये सारी की सारी चीज़ें चाहते थे वो। और साथ में एक्सचेंज रेशो भी डिस्करेज हुआ था रुपये और स्टर्लिन का। ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में चला जाता है 11-12 की स्टॉक इकोनॉमिक्स में। बट याद रखना कि रुपीज स्टर्लिन का जो फॉरेन एक्सचेंज रेशो था वो भी डिस्करेज हो रहा था, इंपोर्ट को डिस्करेज कर रहा था। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जो हमारे बिजनेस क्लास थे उन्होंने 1920s में बेसिकली बहुत आवाज़ अपनी उठाई थी और फॉर्म्ड इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस भी उन्होंने स्टार्ट करी थी 1920s में। और उसके बाद उन्होंने 1927 में फिक्की स्टार्ट करी थी, आज भी है, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चेंबर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। वो इन्होंने स्टार्ट करी थी, जिसमें बहुत बड़े बड़े लीडर थे, प्रोमिनेंट लीडर थे, जैसे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और हमारे जीडी बिरला। ये सारे के सारे बड़े बड़े लोग थे इस फिक्की में। और मैं आपको बता दूं, वो इन्होंने ना बेसिकली ब्रिटिश को कैसे अटैक करना स्टार्ट किया कि आप इंडियन इकोनॉमी पे ध्यान नहीं दे रहे। और इन्होंने बहुत अच्छे बड़े लेवल पर पार्टिसिपेट करा था और इन्होंने बहुत पैसे भी दिए थे सीडीएम के अंदर। और जब ये पहली बार लॉन्च हुआ था, ओके, और इन्होंने मना कर दिया कि जी हम इंपोर्ट करी हुई चीज़ें नहीं खरीदते। इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, हम इंपोर्ट करी हुई चीज़ें नहीं खरीदेंगे। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर एग्जाम में सबका आ जाए तो ये वाला पॉइंट जरूर लिखना है आपको बिजनेस क्लास में, कि मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज। जैसे हमने देखा, इनके लिए स्वराज था कि लैंड रेवेन्यू कम हो जाए, इनके लिए स्वराज था लैंड रेवेन्यू कम हो जाए, नो रेंट कैंपेन हो जाए, वुमेन्स तो सेक्रेट ड्यूटी देखती थी बस अपनी। इनके लिए स्वराज का मतलब था कि एज द टाइम व्हेन द कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन ऑन द बिजनेस वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एंड द ट्रेड एंड इंडस्ट्री वुड फ्लोरिश विदाउट कंस्ट्रेंट। उनका ये कहना था कि अगर ट्रेड बिना ब्रिटिश के तानाशाही के, बिना ब्रिटिश के रिस्ट्रिक्शन के हो रहा है तो हमारे लिए वो स्वराज है। तो इन्होंने भी अपना फायदा देखा। बट जब इन्होंने देखा कि सेकंड राउंड टेबल जो सेकंड राउंड टेबल है वो भी फेलियर रहा, और तो और गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ कर लिया मूवमेंट, तो इन्होंने भी थोड़ा सा, उनका एंथुजियाज्म कम हो गया। इन्होंने भी बोला यार ये तो गलत है, हमारी डिमांड पूरी होए बिना भी ये मूवमेंट वापस हो गया। और एक और दिक्कत थी कांग्रेस के अंदर, मैं बता दूं, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे, जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास को सपोर्ट करते थे। अब देखो, वर्किंग क्लास को सपोर्ट कर रहे हो तो बिजनेस वालों से दिक्कत है, क्यों? अगर वर्किंग क्लास वाले ये बोलते हैं हमारी सैलरी बढ़ा दो, तो सैलरी तो बिजनेस क्लास को ही देनी है ना। तो इसीलिए जो कांग्रेस है, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे, इंडस्ट्रियल वर्किंग वर्कर की बात करते थे। तो ये बात बिजनेस क्लास को अच्छी नहीं लगती थी, ठीक है। तो इस चीज़ से भी वो डरते थे, ठीक है। एक तो ये डरते थे कि जी खून खराबा ना हो जाए, इंडस्ट्रियल वर्कर हमें मार वार ना दे, है ना। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के अंदर सोशलिज्म बढ़ रहा था, ठीक है। बहुत सारे कांग्रेस के लीडर जो थे वो वर्कर को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए उनको लग रहा था यार हमारे अपोजिशन में ना हो जाए, इसलिए उन्होंने पैर पीछे कर लिया। चलो, इंडस्ट्रियल वर्कर की बात कर रहे हैं, करते हैं। तो इंडस्ट्रियल वर्कर ने बहुत बहुत ही कम, हमारे पुअर पीसेंट से भी कम पार्टिसिपेट करा। क्यों करा? क्योंकि कांग्रेस जो थी ना, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि जी हम आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। सिर्फ एक जगह पर इंडस्ट्रियल वर्कर ने थोड़े बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट करा था, वो है नागपुर रीजन। वहाँ पर तो उन्होंने पार्टिसिपेट करा था, अपने तरीके से करा था। जैसे गांधी टोपी पहन लेते थे, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर लिया था, अपने मूवमेंट से कर रहे थे। बट इनका खुद का भी मूवमेंट चल रहा था कि लो वेजेस को बढ़ाओ और हमारी जो पुअर वर्किंग कंडीशन है उसको इम्प्रूव करो, इसके लिए किया था इन्होंने। बट जो कांग्रेस है वो बिल्कुल रिलेक्टेंट थी कि इनकी डिमांड को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, कि वही बात हो गई कि पैसे तो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट दे रहे थे। तो उन्होंने बोला कि एंटी इंपीरियल फोर्सेस जो है वो एक तरह से एलिनेट कर देगी, ठीक है। यही बात लिखी हुई है, देखो। बट द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू इंक्लूड द वर्कर्स डिमांड एज द पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल। उन्होंने मना कर दिया, जी हम आपकी डिमांड पूरी नहीं करेंगे, करना है आप कर लो सपोर्ट, बट हम आपकी ये जो डिमांड है कि आपकी वर्किंग कंडीशन इंप्रूव करवाएंगे, आपकी वेजेस को इंप्रूव करवाएंगे, तो वो तो बिजनेस क्लास देती है। बिजनेस क्लास हम पे दौड़ पड़ेगी कि जी हम पैसे दे रहे हैं, हमारे साथ ही ऐसे कर रहे हो, तो इसलिए हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते? इट फेल्ट दैट दिस वुड एलिनेट द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इंपीरियल फोर्सेज। तो यही मानना था कांग्रेस का कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या बिजनेस क्लास है वो अलग हो जाएंगे, और एंटी इंपीरियल फोर्सेज जो है वो अलग अलग हो जाएगी, यानी बिजनेस क्लास मतलब मूवमेंट जो है वो टूट जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास को सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। चलो जी, आई होप ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो। नेक्स्ट पार्ट में है ना हम क्या करेंगे, लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और लास्ट टॉपिक जो है वो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग करेंगे, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। एक बार मैं इस पार्ट में से ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, जल्दी से बताऊंगा, डोंट वरी। एक तो पहले आपको सॉल्ट मार्च का क्वेश्चन आता है, लिख लो। सॉल्ट मार्च का क्वेश्चन, वैसे मैं बता रहा हूँ ना कि मैं एक अलग से लाइव सेशन लूंगा जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, विद आंसर बताऊंगा, ये सारी की सारी चीजें होगी। बट आप चाहो तो लिख सकते हो सॉल्ट मार्च का क्वेश्चन डिट्टो,
स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। वैसे नोट्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे जैसे चैप्टर खत्म होगा। और साथ में डिफरेंस बिटवीन सीडीएम एंड एनसीएम, ये बुक में नहीं मिलेगा आपको, ये मैंने जानबूझ के लिखा है अलग से, क्योंकि बच्चे बोलते हैं सर टेबुलर फॉर्म में चाहिए और सही आंसर चाहिए, बड़ी आंसर चाहिए, फुल मार्क्स मिलने चाहिए, तो इसलिए मैंने लिख दिया, बच्चों की दिक्कतें खत्म कर दी। और एक कॉजेज ऑफ सीडीएम, ये भी कभी प्रॉपर आंसर नहीं मिलता, तो मैंने प्रॉपर आंसर लिख दिया, ठीक है। और ठीक है, अच्छा एक और चलो, और ये हो गया हमारा, ओके। और हाउ पार्टिसिपेंट सॉ दिस मूवमेंट, ये वाला भी आ सकता है आपको, ठीक है। सॉल्ट मार्च वाला तो मैंने आपको बता दिया, ओके। चलो, वुमेन्स का आ जाता है, ठीक है। और बाकी मैं आपको बता दूंगा, सॉल्ट मार्च ये हमारा जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट तो करा, बट ये मूवमेंट जो था वो बहुत ज़्यादा, इसमें कुछ दिक्कतें भी थी इस मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं करा था। क्यों नहीं करा था उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, हमारे बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप ये वाला जो न्यू ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है और आप बहुत अच्छे से पेपर करके आओ। कोई भी दिक्कत आए तो टेलीग्राम पे इंडिविजुअली भी मेरे को मैसेज कर सकते हो, @MPS भरत नाम से होगा, वहाँ पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। या तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे, मेरा एक नंबर भी गिवन है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर भी आप मैसेज करके जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, बिल्कुल फाइनल पार्ट्स में इस चैप्टर के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड हिंदी वाले बच्चों के लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आपका कोई फ्रेंड है हिंदी मीडियम में तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।